अच्छा जी, ये पास पेपर का एक क्वेश्चन है जो कि नवंबर 8 से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आपको ये बता रहा है कि एक रिएक्शन है H2O2 प्लस 2I नेगेटिव प्लस 2H पॉजिटिव फॉर्म 2H2O प्लस I2, और ये रिएक्शन इज कंसीडर्ड टू गो बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। 3 स्टेप्स आपको गिवन है, यानी कि इस रिएक्शन का मैकेनिज्म आपको गिवन है 3 स्टेप्स में। पहले स्टेप में एक इंटरमीडिएट आईओ नेगेटिव बन रहा है, फिर दूसरे स्टेप में वो इंटरमीडिएट एक और इंटरमीडिएट HOI बना रहा है, और तीसरे स्टेप में वो इंटरमीडिएट फिर फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। तो ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है जो ऑलरेडी आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा, अब यहाँ इसमें जो क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर वो ये है कि द जनरल फॉर्म ऑफ द रेट इक्वेशन आपको गिवन है इज एज फॉलोज। H2O2 की पावर A है, I नेगेटिव की पावर B है और H पॉजिटिव की पावर C है। Then suggest how the appearance of the solution might change as the reaction takes place। अच्छा, अब देखिए, अगर आप प्रीवियस पेज पे जाएं तो प्रीवियस पेज पर जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है, और आयोडीन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है एक्वा सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन टर्न्स टू ब्राउन। ये आपका प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस भी है, अदरवाइज आपको ये पता होना चाहिए कि आयोडीन जो है वो अगर सॉल्यूशन है एक्वा सॉल्यूशन तो ब्राउन होता है, आयोडीन के वेपर्स जो हैं वो पर्पल होते हैं, और आयोडीन जो है वो सॉलिड फॉर्म में ब्लैक होता है। तो आयोडीन के ये तीनों कलर्स आपको पता होने चाहिए। तो अब इस रिएक्शन में आयोडीन वाटर की प्रेजेंस में बन रहा है, तो आयोडीन एंड वाटर मिलेंगे जब, तो एक्चुअली जो सॉल्यूशन का कलर आएगा दैट विल बी फ्रॉम कलरलेस टू ब्राउन। तो ब्राउन सॉल्यूशन इज फॉर्म। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल या इस तरह के क्वेश्चन पास पेपर में मुख्तलिफ चैप्टर में मुख्तलिफ टॉपिक पे आए हुए हैं, जहां आपको ये कलर मालूम होना चाहिए कि एक्वस सॉल्यूशन जो होता है आयोडीन का वो ब्राउन हो। तो जिस रिएक्शन में आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा हो एक्वस कंडीशन में, वहां आपको सॉल्यूशन ब्राउन मिलता है। और एक और चीज बताऊं जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, ये आपने अगेन अपने एएस के सिलेबस में प्रैक्टिकल में किया है कि जिस तरह एसिड को हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट अल्कली, या अल्कली को टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट एसिड, बिल्कुल इसी तरह से जब आपके सॉल्यूशन के अंदर आयोडीन प्रोड्यूस होता है और आपको आयोडीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी होती है, तो आयोडीन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए हम जो है इस्तेमाल करते हैं सोडियम थायोसल्फेट। तो ये भी एक पॉइंट टू रिमेंबर है कि जैसे एसिड को टाइट्रेट हम अल्कली से करते हैं या अल्कली को टाइट्रेट एसिड से करते हैं, इसी तरह से आयोडीन को हम टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट। सर रिपीट कर दे प्लीज। मैंने ये कहा कि जिस तरह से आप एसिड को टाइट्रेट करते हैं उसकी कंसंट्रेशन चेक करने के लिए अगेंस्ट अल्कली, या अल्कली को टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट एसिड टू फाइंड आउट इट्स कंसंट्रेशन, सिमिलरली अगर आपके एक्वस सॉल्यूशन में आयोडीन प्रोड्यूस हो रहा है और एग्जामिनर आपसे ये कहता है कि विच मटेरियल या विच केमिकल या विच कंपाउंड इज यूज्ड to identify concentration of iodine in this solution,
तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयोडीन फाइंड करने के लिए हम आयोडीन कंटेनिंग सॉल्यूशन को टाइट्रेट करते हैं अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2S2O3। ये टिपिकल सोडियम थायोसल्फेट इज अ केमिकल जो आपके सिलेबस में आयोडीन को टाइट्रेट करने के लिए या आयोडीन की कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट आप इक्वेशन में देखें कि रेट इज इक्वल टू K इंटू H2O2 की पावर A है और I नेगेटिव की पावर B है और H पॉजिटिव की पावर C है। ये पावर जो है ये शो कर रही हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि A, B और C ये रेट इक्वेशन में उनके ऑर्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे अगर आपने किसी चीज की पावर 1 लिखी तो उसका ऑर्डर 1 होता है, या पावर 2 लिखी तो ऑर्डर 2 होता है। तो बेसिकली ये A, B, C जो है वो सिंबॉलिक है। आपको बताना है कि A की, B की और C की वैल्यू क्या होगी जब स्टेप नंबर 1 इज द स्लोएस्ट ओवरऑल। अब हम दोबारा जाते हैं, स्टेप नंबर 1 देखते हैं। अगर स्टेप नंबर 1 हमारा स्लो है तो आपको मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में कि मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है, एंड ऑल द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स which are the part of slowest step of the reaction, they are responsible to alter rate of the reaction upon change in concentration. तो अब यहाँ पर H2O2 और I नेगेटिव ये दोनों जो हैं ये आपकी इक्वेशन में मौजूद है, H2O2 और I नेगेटिव। अब यहाँ H पॉजिटिव इन्वॉल्व नहीं है, स्टेप नंबर 1 में H पॉजिटिव आयन मौजूद नहीं है। तो अगर स्टेप नंबर 1 स्लोएस्ट है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे इस ग्राफ इस टेबल के अंदर हम A की वैल्यू यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की वैल्यू पुट करेंगे 1, I नेगेटिव की वैल्यू यानी B की वैल्यू पुट करेंगे 1 और H पॉजिटिव की वैल्यू हम पुट करेंगे 0। H पॉजिटिव की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे। वैल्यू 0 पुट करने का रीजन ये है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो है ये 0 ऑर्डर, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन जो है ये 0 ऑर्डर है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 अगर स्लोएस्ट ओवरऑल है तो ये इसकी स्टोरी है। नेक्स्ट, अगर स्टेप नंबर 2 जो है वो ओवरऑल स्लोएस्ट है। अब स्टेप नंबर 2 में आप देखें तो H पॉजिटिव आयन इज डायरेक्टली इन्वॉल्व। H पॉजिटिव आयन इज अ पार्ट ऑफ स्टेप 2। तो अगर H पॉजिटिव आयन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, H पॉजिटिव आयन इज अ पार्ट ऑफ स्टेप 2, तो फिर उस सूरत में H पॉजिटिव आयन की रिस्पेक्ट से, H पॉजिटिव आयन की रिस्पेक्ट से ये हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर। और दूसरा यहाँ पर इन्वॉल्व है आईओ नेगेटिव। आईओ नेगेटिव जो है ये हमारा इंटरमीडिएट है जो पिछले स्टेप से आ रहा है, आईओ नेगेटिव। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर स्लो स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है तो फिर हम ये देखते हैं कि उस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए कौन कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इस्तेमाल हुए हैं। तो आईओ नेगेटिव बनाने के लिए एक I नेगेटिव और एक H2O2 इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कंसीडर करेंगे कि आईओ नेगेटिव इंटरमीडिएट है तो आपको पता है कि इंटरमीडिएट रेट इक्वेशन में नहीं लिखा जाता, बल्कि उस इंटरमीडिएट को बनाने वाले जो रिएक्टेंट होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो आईओ नेगेटिव बनाने के लिए एक I नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है और एक H2O2 इस्तेमाल हुआ है। इसलिए अब आप देखिए कि अगर स्टेप नंबर 2 इज द स्लोएस्ट ओवरऑल तो सबका ऑर्डर 1 आ रहा है। H पॉजिटिव का ऑर्डर 1 इसलिए है
कि H पॉजिटिव इज अ डायरेक्ट पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 2, जबकि H2O2 और I नेगेटिव का ऑर्डर फर्स्ट इसलिए आ रहा है कि H2O2 और I नेगेटिव आर रिस्पॉन्सिबल टू मेक एन इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट इज अ पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 2। तो अगर स्टेप नंबर 2 स्लो है तो इसका मतलब ये हुआ कि हम उस इंटरमीडिएट के जो रिएक्टेंट्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे अपनी रेट इक्वेशन में। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन, इसलिए इन दोनों का जो ऑर्डर है वो 1 ईच हो जाएगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। फाइनली, अगर स्टेप नंबर 3 इज स्लोएस्ट ओवरऑल, अगर स्टेप नंबर 3 जो है वो ओवरऑल स्लोएस्ट है, अब आप देख सकते हैं कि स्टेप नंबर 3 में एक HI नेगेटिव और एक H पॉजिटिव, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है स्टेप नंबर 3 में, जबकि एक यहां पर इंटरमीडिएट है। अब हम देखेंगे कि इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए कौन इस्तेमाल हुआ। तो पता ये चला कि इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए, HOI को बनाने के लिए, एक H पॉजिटिव इस्तेमाल हुआ है और एक इंटरमीडिएट IO नेगेटिव इस्तेमाल हुआ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि H पॉजिटिव यहां पर 2 मर्तबा इस्तेमाल हो रहा है। एक मर्तबा H पॉजिटिव डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है और एक मर्तबा H पॉजिटिव इनडायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है फॉर मेकिंग एन इंटरमीडिएट। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर H पॉजिटिव का रोल 2 दफा है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। इसलिए विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन, विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन, यानी C की वैल्यू 2 हो जाएगी। विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन ये सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन ये सेकेंड ऑर्डर होगा। नेक्स्ट I नेगेटिव को देखिए। तो I नेगेटिव एक तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है इन स्टेप नंबर 3 और एक इसमें इंटरमीडिएट है। इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए एक और इंटरमीडिएट IO नेगेटिव इस्तेमाल हुआ है और IO नेगेटिव बनाने के लिए एक I नेगेटिव और एक H2O2 इस्तेमाल हुआ। एक IO नेगेटिव बनाने के लिए एक I नेगेटिव और एक H2O2 इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि I नेगेटिव के यहाँ पे 2 रोल हैं, एक ये डायरेक्ट स्टेप नंबर 3 का पार्ट है और एक ये इंटरमीडिएट को बनाने में इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि I नेगेटिव का जो है उस सूरत में ऑर्डर 2 होगा, क्योंकि I नेगेटिव यहाँ 2 दफा इस्तेमाल हो रहा है, एक इक्वेशन 3 में डायरेक्टली और एक इक्वेशन 3 में फॉर मेकिंग एन इंटरमीडिएट। इसी वजह से आप देखें नेक्स्ट पेज पर हमने I नेगेटिव का यानी B की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट की। और फाइनली जो है H2O2 की बात करें अगर, तो H2O2 जो है वो स्टेप 3 में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन इस HOI इंटरमीडिएट बनाने के लिए IO नेगेटिव इंटरमीडिएट चाहिए और IO नेगेटिव बनाने के लिए जो रिएक्टेंट चाहिए वो H2O2 चाहिए। इसका मतलब ये है कि H2O2 का डायरेक्ट रोल तो नहीं है स्टेप 3 में, लेकिन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन इंटरमीडिएट। इसी वजह से हम H2O2 का जो रोल है वो 1 टाइम करेंगे, क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग एन इंटरमीडिएट। It is not a part of step number 3 directly, but it is used for making an intermediate. That's why it is a part of rate equation. और इसी वजह से आप देखिए कि H2O2 की पावर हमने 1 रखी है, यानी कि इसका ऑर्डर 1। तो ये है बेटा स्टोरी, जो कि एग्जैक्टली उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में करवाया था, लेकिन प्रीवियस क्लास में जो है इसका पैटर्न डिफरेंट था और अब इस क्लास के अंदर इसका पैटर्न डिफरेंट है। अगर इसमें यहां तक किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।
अच्छा जी, अब इससे आगे इसी क्वेश्चन को हम कंटिन्यू कर रहे हैं कि a study was carried out, both H2O2 and H positive were kept constant at 0.05 mole per dmq and I negative was plotted against time. अब ये जो कर्व आपको ऑब्टेन हो रहा है ये I नेगेटिव और टाइम का कर्व है और इसमें बाकी दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व तो हैं लेकिन उनकी कॉन्सेंट्रेशंस को कांस्टेंट रखा गया है, जबकि ये जो ग्राफ प्लॉट किया गया है ये डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आई नेगेटिव के साथ किया गया है। अब सवाल आपका पहला ये है कि कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ दिस रिएक्शन एंड स्टेट इट्स यूनिट। इनिशियल रेट निकालने का तरीका मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं और ये बात मैं आपको कई दफा बता चुका हूं कि इनिशियल रेट निकालने के लिए हमें जो है वो टेंजेंट ड्रॉ करना होता है और टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट अब ये आगे पीछे हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप जो है वो किस तरह का इनिशियल जो है वो टेंजेंट बनाते हैं। बहरहाल इस टेंजेंट को बनाने के बाद इनिशियल रेट निकालने का तरीका होता है dy बाई dx, यानी कि इस टेंजेंट का जो ग्रेडियंट होगा दैट विल बी इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन और ग्रेडियंट निकालने के लिए आप dy बाई dx का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर 0 माइनस 0.001 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 0 90 हो जाएगा। बहरहाल इस तरह इनिशियल रेट आ जाएगा, बट बी केयरफुल जब आप इसका इनिशियल रेट निकालेंगे तो इनिशियल रेट में आपको टेंजेंट सही तरीके से ड्रॉ करना है। आप स्केल रख के ड्रॉ करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ रैंडमली लाइन खींची है, ये सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, ये सिर्फ रैंडम लाइन है। आप प्रॉपर स्केल रख के जब करेंगे ड्रॉ तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक बात मुझे बताइए कि आपको मैंने हाफ लाइफ करवा दिया है? आंसर कीजिएगा प्लीज। क्या हमने हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट कर लिया है? हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ओके, इसको इसलिए पूछ रहा हूं कि इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है वो इसी हाफ लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, इसका जो अगला पार्ट है वो इसी हाफ लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूं आपसे। इस क्वेश्चन के अगले पार्ट में आपसे कहा जा रहा है कि use half life data calculated from the graph to show that reaction is first order with respect to I negative। अब आपको इस ग्राफ को यूज करके ये फैसला करना है कि दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आई नेगेटिव। और आपको हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जाने वाली तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से आप दो हाफ लाइफ निकालेंगे। अगर दो हाफ लाइफ की वैल्यूज सेम आ रही है, दो हाफ लाइफ की वैल्यूज कांस्टेंट आ रही है, तो टू कांस्टेंट हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है इट इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू आई नेगेटिव आयन। अच्छा जनाब, अब इसको हम हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? ये अच्छा, ये यहाँ पे एक और बात लिखी हुई है, टू गेन फुल मार्क्स फॉर द फॉलोइंग आंसर्स you will need to draw a relevant construction lines on the graph opposite to show your working, draw them using a pencil। देखिए, आपको प्रॉपर पेंसिल से इसको ड्रॉ करना है और ये जो कंस्ट्रक्शन लाइंस है अगर ये ग्राफ पे शो नहीं होंगी तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अब मैं यहाँ हाफ लाइफ जो है वो स्केच कर रहा हूं 0.001 से 0.005। ये एक हाफ लाइफ वैल्यू हो गई और ये एक हाफ लाइफ आ रहा है 90 सेकेंड्स।
when concentration is decreased from 0.0012 to 0.0005, यानी concentration is half, तो टाइम जो लग रहा है वो 90 सेकेंड्स लग रहा है। और 0.005 से जब आप 0.025 पे जाएंगे, जो टाइम लग रहा है वो अगेन 90 सेकेंड्स। तो ये जब आप कंस्ट्रक्शन करके दिखाएंगे, तो कंस्ट्रक्शन करके जब आप दिखाएंगे तो ये इसी तरह से आपको नजर आएगा। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी। तो ये डेटा कैलकुलेटेड फ्रॉम द ग्राफ, तो वो जो आपने दोनों वैल्यूज शो की हैं वो ग्राफ के ऊपर शो करनी थी। तो दो हाफ लाइफ आपने फाइंड आउट कर ली ग्राफ से, और अब इसको आंसर करना है, प्रूव करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर। तो आपने लिखा कि फर्स्ट टू हाफ लाइफ वैल्यूज रिमेन सेम, दैट कंफर्म्स दैट द ऑर्डर इज फर्स्ट ऑर्डर। या वैल्यूज आप कोड कर सकते हैं कि फर्स्ट टू हाफ लाइव्स आर 90 सेकेंड ईच, दैट मींस टू कांस्टेंट हाफ लाइफ मींस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इट इज अप टू यू, आप इसको आंसर किसी भी तरह से करें, लेकिन बहरहाल फर्स्ट ऑर्डर का प्रूफ ये होता है कि दो हाफ लाइफ वैल्यू आप सेम ग्राफ पे निकालेंगे, और अगर दो हाफ लाइफ वैल्यूज कांस्टेंट आ रही हैं तो ये इंडिकेट करता है कि रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू गिवन रिएक्टेंट। अच्छा जनाब, अब इसके बाद जो है ये है कि यूज द फॉलोइंग डेटा टू रिड्यूस द ऑर्डर with respect to H2O2 and H positive ion, explain your reasoning। अब यहाँ आप अगर ऑब्जर्व करें, आई थिंक कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, यहाँ सॉल्व है। बहरहाल अगर नहीं भी सॉल्व तो आप खुद कर लीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन पेरोक्साइड फर्स्ट है और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H पॉजिटिव आयन 0 है। ये हमने इस डेटा को देखकर फाइंड आउट किया है। नाउ नेक्स्ट, यूज योर रिजल्ट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब जब आप कह रहे हैं कि हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से ये 0 है, तो हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से 0 होने का मतलब ये है कि स्टेप नंबर 1 इज स्लोएस्ट ओवरऑल, क्योंकि स्टेप नंबर 1 के अंदर हाइड्रोजन का जो ऑर्डर है वो 0 है। तो अगर हमने ये प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर लिया कि हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट से ये 0 ऑर्डर है, तो वो स्टेप जो है स्लोएस्ट स्टेप कंसीडर होगा, जिसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाइड्रोजन H पॉजिटिव का ऑर्डर जो है वो 0 है। तो इसलिए जो है स्टेप नंबर 1 जो है इट इज कंसीडर्ड टू बी द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई सवाल, कोई इश्यू है आपको, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो ये नवंबर 8 का क्वेश्चन है। आपको होपफुली जब ये क्लासेस शुरू होंगी तो आपको ये बुकलेट मिल जाएंगे, और आप इसको उसके बाद जो है वो कर सकते हैं अटेम्प्ट। अच्छा, अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, ये वाली बात, और इसकी एक एग्जांपल मैंने पास पेपर से आपको करवा दी। नाउ देयर इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन इन द पास पेपर रिगार्डिंग मैकेनिज्म, और वो आपके सामने मैं एक क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूँ, नॉट अ पास पेपर क्वेश्चन, just to understand the basic idea। और आइडिया ये है कि आपके सामने एक रेट इक्वेशन गिवन है इस केस में, और ये रेट इक्वेशन क्या कह रही है कि रेट इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 2 और c की पावर 1, यानी विद रिस्पेक्ट टू a ये सेकेंड ऑर्डर है और विद रिस्पेक्ट टू c ये फर्स्ट ऑर्डर है। तो ओवरऑल ऑर्डर जो बनेगा वो 2 + 1 यानी थर्ड ऑर्डर बनेगा। आपको 2 स्टेप मैकेनिज्म यहां गिवन है,
कि पहले स्टेप में ए और ए मिलकर एक इंटरमीडिएट A2 बना रहे हैं और फिर अगले स्टेप में वो इंटरमीडिएट सी के साथ मिलकर A2C प्रोडक्ट बना रहा है। सवाल आपसे क्या है कि आइडेंटिफाई स्लो एंड फास्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसका स्लो और फास्ट स्टेप कौन सा है। अब ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि स्लो और फास्ट स्टेप कौन सा है, आपको ये रेट इक्वेशन फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, आपके रेट इक्वेशन में ए के 2 मॉलिक्यूल और सी का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। ए के 2 मॉलिक्यूल और सी का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके स्लो स्टेप के अंदर ए के 2 मॉलिक्यूल और सी का 1 मॉलिक्यूल इंक्लूड होना चाहिए। अगर हम स्टेप नंबर 1 को स्लो कंसीडर करें तो स्टेप नंबर 1 स्लो में प्रॉब्लम क्या आएगा? प्रॉब्लम ये आएगा कि स्टेप नंबर 1 अगर स्लो है तो स्लो स्टेप में सी को इंक्लूड होना चाहिए, जबकि यहां स्टेप नंबर 1 में सी इंक्लूड नहीं हो रहा। स्टेप नंबर 1 में सी इंक्लूड नहीं हो रहा। तो अगर स्टेप नंबर 1 में सी इंक्लूड नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेप नंबर 1 इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर 2 ए और 1 सी का होना जरूरी है। नेक्स्ट, अगर हम दूसरे वाले स्टेप को स्लो कंसीडर करें तो दूसरे वाले स्टेप में सी इज अ डायरेक्ट पार्ट, सी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व, और दूसरा यहां पर इंटरमीडिएट है। सी डायरेक्टली इन्वॉल्व है और दूसरा यहां इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट इज A2, और इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए 2 ए इस्तेमाल हुए। इसका मतलब ये हुआ कि लॉजिकली मुझे इस स्टेप को स्लो स्टेप और इस स्टेप को फास्ट कंसीडर करना चाहिए। इस स्टेप को स्लो और इस स्टेप को फास्ट। इस स्टेप को स्लो इसलिए कि सी हमारा रिएक्टेंट है जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है स्लो स्टेप में, और A2 हमारा इंटरमीडिएट है, और इस A2 को बनाने के लिए 2 ए इस्तेमाल हुए हैं। तो अब आप देखें ये ऑब्जर्व काइनेटिक्स को फॉलो कर। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो और कौन सा स्टेप फास्ट है। मैं अभी आपको पास्ट पेपर के क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बताता हूं, लेकिन बेसिक आइडिया इसका समझिए कि आप किस तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्टेप स्लो और कौन सा स्टेप फास्ट है। अच्छा, अब फर्ज करें कि ये एक और रेट इक्वेशन गिवन है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू A इंटू B, और आपको पहले स्टेप में A प्लस B टू फॉर्म, या सिंपली जो है वो A turns to X and X combines with B form AB। ये आपका 2 स्टेप मैकेनिज्म है कि पहले स्टेप में A कन्वर्ट हुआ X विच इज एन इंटरमीडिएट, और फिर वो इंटरमीडिएट B के साथ मिलकर AB बना रहा है जो कि प्रोडक्ट। अब अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन आपको फैसला करना है कि कौन सा स्टेप स्लो और कौन सा स्टेप फास्ट है। यस, एनीवन कैन आंसर? जी बेटा, कोई आंसर दे सकता है इसका? ट्राई टू मेक इट। ओके, ये 2 बच्चों ने आंसर दिया है, मोहम्मद अतर, और अतर ने कहा सेकेंड स्टेप इज स्लो, और अरहम ने कहा सेकेंड स्टेप इज स्लो। नशरा भी कह रही है सेकेंड स्टेप। यस, आप सब लोग ठीक हैं बिल्कुल, क्योंकि
पहले स्टेप में अगर हम इसको स्लो कंसीडर करते हैं तो ओनली ए इज इन्वॉल्व, लिहाजा यहाँ पर ए और बी दोनों का होना जरूरी है, इसलिए हमें स्टेप नंबर 2 को स्लो करना पड़ेगा और स्टेप नंबर 1 को फास्ट करना पड़ेगा। तो फिर ये इस काइनेटिक्स को या इस रेट इक्वेशन को फॉलो करें। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैं मूव करता हूं इसकी एग्जाम्पल जो 5 पेपर के इसके क्वेश्चंस हैं उसमें एक एग्जाम्पल पर। ये क्वेश्चन जून 5 का क्वेश्चन है, पेपर 4 क्वेश्चन नंबर 2। ये हम वैसे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं, और हमने इनिशियल रेट को देखकर उससे ऑर्डर फाइंड आउट कर लिया है। ये अब मैंने सिर्फ यहाँ ऑर्डर मेंशन किए हैं, वो एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वक्त प्रोपेनॉन की रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है, साइनाइड की रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है, लेकिन हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट से 0 ऑर्डर है, और ये इसकी रेट इक्वेशन बन रही है जिसमें हाइड्रोजन आयन इज नॉट इन्वॉल्व। अब हमें ये बात पता चल गई कि हाइड्रोजन आयन अगर रेट इक्वेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। हाइड्रोजन आयन जो है इट इज नॉट टू बी अ पार्ट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब आप ये देखिए कि जो सवाल है आपसे वो क्या है। सवाल आपसे ये कि 2 different mechanisms have been suggested for this reaction, mechanism A and mechanism B। ये 2 mechanism हैं जो proposed mechanism है। अब सवाल आपसे ये है कि which mechanism is consistent with the rate equation you deduced in 2 and which step in this mechanism is the slower rate determining step, explain your answer। अब ये 2 मुख्तलिफ मैकेनिज्म्स आपके सामने हैं। पहले मैकेनिज्म में अगर आप देखें तो अगर मैं पहले मैकेनिज्म को करेक्ट कंसीडर करता हूं और पहले मैकेनिज्म में आप देखें अगर मैं स्टेप नंबर 1 को स्लो कंसीडर करता हूं तो H पॉजिटिव आयन इज अ पार्ट ऑफ स्टेप नंबर 1, एंड इफ H पॉजिटिव आयन इज अ पार्ट ऑफ स्टेप 1 यानी स्लो स्टेप, तो अल्टीमेटली ये बात गलत हो जाएगी क्योंकि स्लो स्टेप के अंदर H पॉजिटिव को इंक्लूड नहीं होना चाहिए। और अगर मैं स्टेप नंबर 2 को स्लो करता हूं तो स्टेप नंबर 2 कंटेन्स एन इंटरमीडिएट, और इस इंटरमीडिएट को बनाने के लिए H पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब है कि अगेन H पॉजिटिव आयन का ऑर्डर 1 हो जाएगा और हमें इसका ऑर्डर 0 रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मैकेनिज्म A ठीक नहीं है विद गिवन या विद ऑब्जर्व्ड काइनेटिक्स। अब मैकेनिज्म B पे आइए, तो मैकेनिज्म B में आप देख सकते हैं कि पहले स्टेप में H पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा, H पॉजिटिव आयन सेकेंड स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर पहले स्टेप में H पॉजिटिव आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा तो मैं ये कह सकता हूं कि मैकेनिज्म B में जो है ये पहला स्टेप जो है ये स्लो स्टेप है और ये दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट। ये स्लो स्टेप है और दूसरा स्टेप जो है वो फास्ट स्टेप, क्योंकि हमारी ऑब्जर्व काइनेटिक्स ये कहती है कि हाइड्रोजन आयन के रिस्पेक्ट से ये 0 ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन आयन को स्लो स्टेप का पार्ट नहीं होना चाहिए, और जो कि मैकेनिज्म बी में हमें नजर आ रहा है कि हाइड्रोजन आयन इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्लो स्टेप। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन आपको है तो पूछ लीजिए। सर अगर हाइड्रोजन दोनों इक्वेशंस में है तो फिर हाउ विल इट बी कंसिस्टेंट विद द अबव रिएक्शन? जो पहले पॉइंट लिखा हुआ है कि व्हिच मैकेनिज्म इज कंसिस्टेंट विद द रेट इक्वेशन, लेकिन हाइड्रोजन तो दोनों में है ना। मैकेनिज्म ए तो हमने रिजेक्ट कर दिया ना, मैकेनिज्म ए तो नहीं हो सकता।
अब डेफिनेटली एग्जामिनर जब क्वेश्चन देगा आपको तो उसको भी पता है कि वो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्यों ऐसा क्वेश्चन देगा। फिर ये हो सकता है कि वो आगे क्वेश्चन में ये कह दे कि जी यू मे डिसाइड के नो मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल, ठीक है। तो फिर वो उस सूरत में ये जरूर कर सकता है कि दोनों इक्वेशन के अंदर H पॉजिटिव आयन को इंक्लूड कर दे और फिर दोनों मैकेनिज्म कंसिस्टेंट ना हो, और फिर आपसे वो कहे कि आप खुद मैकेनिज्म डिजाइन करें, जो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे कि आप खुद से मैकेनिज्म कैसे डिजाइन करेंगे। इज दिस क्लियर? यस। ओके। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन जो है वो जून 12 का, होपफुली जो मुझे याद आ रहा है कि ये क्वेश्चन भी मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, और अगर नहीं करवाया तो ये आप जून 12 का क्वेश्चन मार्क कर लीजिए। ये क्वेश्चन में आपको इसका पार्ट सी है, ये पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर नहीं किया तो आप उसको देख लीजिएगा, कोई अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा, बट होपफुली हमने कर लिया होगा। अच्छा, अब इस डेटा के हिसाब से, जो डेटा हमें गिवन है उस डेटा के हिसाब से जो हमने रेट फाइंड आउट किया, सॉरी ऑर्डर फाइंड आउट किया है, वो ये है कि विद रिस्पेक्ट टू दिस कॉम्प्लेक्स आयन ये फर्स्ट ऑर्डर है, और विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड ये जीरो ऑर्डर है। Now there are three possible mechanisms for this reaction which are described below. Now deduce which of these three mechanisms is consistent with the rate equation you suggested in part 3. Explain your answer. अब यहां पर आपको रेट इक्वेशन लिखनी थी, तो रेट इक्वेशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड ये जीरो ऑर्डर, तो कार्बन मोनोऑक्साइड को इंक्लूड नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड इज नॉट इंक्लूडेड। तो अगर मैं मैकेनिज्म 1 कंसीडर करूं तो मैकेनिज्म 1 एक ही स्टेप में हो रहा है और वही स्टेप स्लो है, और स्लो स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन्वॉल्व। अगर मैं मैकेनिज्म 3 को कंसीडर करूं तो मैकेनिज्म 3 के अंदर जो स्लो स्टेप है उसमें अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन्वॉल्व। इसका मतलब है कि मैकेनिज्म 1 और मैकेनिज्म 3 इस लिहाज से फारिग हो गए। अब रह गया मैकेनिज्म 2, और मैकेनिज्म 2 में आपको नजर आ रहा है कि पहले स्टेप में सिर्फ आपका कॉम्प्लेक्स आयन इन्वॉल्व है, और कार्बन मोनोऑक्साइड इज इन्वॉल्व इन द सेकेंड स्टेप which is fast step of the reaction. तो चूंकि स्लो स्टेप में CO इन्वॉल्व नहीं है, स्लो स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड इन्वॉल्व नहीं है, बिकॉज दिस रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कार्बन मोनोऑक्साइड, और जिसका ऑर्डर जीरो होता है इट इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ रेट इक्वेशन, और इट इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसी वजह से हमने कार्बन मोनोऑक्साइड वाले को जो है, यानी मैकेनिज्म 2 को जो है वो करेक्ट मैकेनिज्म कंसीडर। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो पूछ सकता है। अच्छा जी, अब फाइनली मैकेनिज्म से रिलेटेड जो है ये लास्ट कंपोनेंट है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दिस इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग ऑफ टू स्टेप मैकेनिज्म। कभी कभार एग्जाम में आपको जो है वो एग्जामिनर ये कहता है कि आप इस रिएक्शन का मैकेनिज्म डिजाइन करें। देखें, जब हम मैकेनिज्म डिजाइनिंग की बात करते हैं तो मैकेनिज्म डिजाइन होता है, इवन रिसर्च जब होती है, साइंटिस्ट जब किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टडी कर रहे होते हैं तो वो भी स्टडी के दौरान मैकेनिज्म कुछ डिजाइन करता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्व काइनेटिक्स, और फिर उन डिजाइंड मैकेनिज्म में से उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि जो वो सजेस्ट कर रहे हैं वो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैकेनिज्म हमेशा, मैकेनिज्म को डिजाइन किया जाता है
और फिर डिजाइन करके प्रूव किया जाता है। आपको ये स्किल डेवलप करनी है कि आप किस तरह से किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म डिजाइन करें। आपके सिलेबस में 2 स्टेप मैकेनिज्म की डिजाइनिंग है, पहले तो ये क्लियर कर। और 2 स्टेप मैकेनिज्म में हमेशा ये होता है कि पहले रिएक्टेंट मिलकर कोई इंटरमीडिएट बनाते हैं, फिर वो इंटरमीडिएट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट। 2 स्टेप में हमेशा यही होगा कि पहले रिएक्टेंट मिलेंगे, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, फिर वो इंटरमीडिएट फर्दर किसी से रिएक्ट करेगा और फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म होगा। अब जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए जो इस वक्त आपके सामने डिस्प्लेड है कि 2NO plus O2 टू फॉर्म 2NO2, और इसकी रेट इक्वेशन आपको गिवन है कि रेट इज इक्वल टू K इंटू NO इंटू O2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में NO का ऑर्डर 1 है और O2 का ऑर्डर भी 1 है। ऑल्दो केमिकल रिएक्शन के अंदर NO के 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, लेकिन रेट इक्वेशन में NO का 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू NO ये फर्स्ट ऑर्डर है। अब सवाल आपसे क्या है कि प्रेडिक्ट 2 स्टेप मैकेनिज्म फॉर द अबव रिएक्शन। एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं, मैं फिर रिपीट कर दूं कि जब भी हम मैकेनिज्म लिखते हैं तो मैकेनिज्म जितने भी स्टेप का हो, उन तमाम स्टेप का जो सम होता है वो ओवरऑल रिएक्शन होता है। तमाम स्टेप्स का जो सम होता है वो ओवरऑल रिएक्शन होता है। मैकेनिज्म हमेशा इसी तरह से लिखना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि यहां पर NO की रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है, O2 की रिस्पेक्ट से फर्स्ट ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि स्लो स्टेप के अंदर एक NO और एक O2 इन्वॉल्व। when स्टेप नंबर 1 लिखा है कि 1 molecule of NO and 1 molecule of oxygen reacting together to form NO3। अब आप में से कोई ये पूछ सकता है कि भाई आपने NO3 कैसे लिख दिया, आपको क्या पता इसके अंदर NO3 बनेगा? बेटा मैं मैकेनिज्म डिजाइन कर रहा हूं और आपको तरीका समझा रहा हूं कि आप सबसे पहले स्टेप में जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं रिस्पॉन्सिबल टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन, आप उनको रिएक्टेंट साइड पे लिखिए और इन सबको मिला के जो भी फार्मूला बनता है वो प्रोडक्ट साइड पे लिख दीजिए, वो आपका इंटरमीडिएट बन जाएगा। चाहे उस फार्मूले के बारे में आपको कुछ मालूम हो या कुछ मालूम ना हो। मतलब सवाल ये नहीं है कि NO3 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एग्जामिनर ये नहीं देखेगा। एग्जामिनर ये देखेगा कि आपने NO और O2 को स्लो स्टेप में रखा है या नहीं रखा, और फिर NO और O2 को मिला के जो टोटल फार्मूला बनता है उसको आपने इंटरमीडिएट बनाया या नहीं बनाया। तो स्टेप नंबर 1 में आप उन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं टू ऑल्टर रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पर एक NO है और एक O2 है, तो हमने एक NO और एक O2 को स्लो स्टेप में रखा और उन दोनों के मिलने से NO3 बन गया। नाउ NO3 इज एन इंटरमीडिएट। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि जो इंटरमीडिएट है वो रिएक्ट करेगा विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ NO। अच्छा, NO कहां से आ गया? आप देखिए आपकी ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर NO के 2 मॉलिक्यूल हैं, जबकि आपने पहले स्टेप में NO का 1 मॉलिक्यूल इस्तेमाल किया है स्लो स्टेप। तो जो रिमेनिंग मॉलिक्यूल है सेकेंड NO वो फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व होगा और ये इंटरमीडिएट और NO आपस में मिलकर 2NO2 बना देगा। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो ये है डिजाइनिंग का तरीका कि अगर आपको 2 स्टेप मैकेनिज्म डिजाइन करना हो तो आप कैसे डिजाइन करेंगे। NO और O2 मिलकर NO3 बना रहे हैं और NO3 हमारा इंटरमीडिएट है, और फिर वो इंटरमीडिएट जो है वो फर्दर रिएक्ट कर रहा है विद 1 NO मॉलिक्यूल, क्योंकि मसरूर तो ये जो NO3 है ये NO3 NO के साथ मिलेगा सेकेंड स्टेप में और ये फाइनली NO2 बनेगा। अच्छा, एक बात और,
अगर आप इन दोनों इक्वेशन का सम लें तो ये NO3 से कैंसिल हो जाएगा, नेट इक्वेशन यही वाली आ जाएगी जो ऊपर लिखी हुई 2NO plus O2 to form 2NO2। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था जो मैकेनिज्म के दो स्टेप्स होते हैं उनका सम जो होता है वो ओवरऑल इक्वेशन होती है। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर कोई आपका क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मैंने एक एग्जांपल इसी में और जनरेट किया। अब मैंने ये कहा कि रेट इज इक्वल टू K इंटू NO स्क्वायर। NO स्क्वायर का मतलब ये है कि NO की रिस्पेक्ट से ये सेकेंड ऑर्डर है, लेकिन O2 की रिस्पेक्ट से ये जीरो ऑर्डर है, बिकॉज O2 इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेट इक्वेशन। यानी NO का सेकेंड ऑर्डर है और O2 का जीरो ऑर्डर है। अब आपको फिर मैकेनिज्म डिजाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ गिवन काइनेटिक्स या ऑन द बेसिस ऑफ गिवन रेट इक्वेशन। अब चूंकि आपने कहा कि NO की रिस्पेक्ट से ये सेकेंड ऑर्डर है, तो हमने पहले स्टेप में क्या किया, NO प्लस NO यानी NO के दो मॉलिक्यूल मिले, और NO प्लस NO का मतलब अगर आपने 2NO लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आपको मिला के लिखना है कि दो NO मिलकर N2O2 बनाएंगे। दिस इज एन इंटरमीडिएट। मैंने आपसे पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं कि इंटरमीडिएट आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट का जो फार्मूला होना चाहिए वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन सबका सम एक फार्मूला बना लें जो आपका इंटरमीडिएट हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंटरमीडिएट आपने क्या बनाया है, वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ये आपका इशू नहीं है। NO प्लस NO का मतलब है N2O2, सो दिस इज एन इंटरमीडिएट। और फिर ये इंटरमीडिएट N2O2 जो है वो कंबाइन होगा विद ऑक्सीजन। अच्छा, पहला स्टेप स्लो है, उसमें देखें हमने ऑक्सीजन को इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि ऑक्सीजन की रिस्पेक्ट से ये जीरो ऑर्डर है, इसलिए ऑक्सीजन इज नेवर टू बी अ पार्ट ऑफ स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि जो इंटरमीडिएट है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा टू फॉर्म 2NO2, और ये स्टेप जो है वो फास्ट। आप अगेन आप इन दोनों इक्वेशन का सम करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इंटरमीडिएट, एंड यू विल गेट फाइनल सेम इक्वेशन। तो होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई इसमें रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ मार्क करवा रहा हूं, ये क्वेश्चन आप देखिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन है नवंबर 14 का, ये नवंबर 14 का क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन नंबर 1। ये आप कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, और इसी के अगले पार्ट के अंदर जो है ये सी पार्ट जो है ये एक्चुअली वो पार्ट है जो मैं अभी आपको करवा रहा हूं, रिलेटेड टू डिजाइनिंग ऑफ मैकेनिज्म। इसमें भी आप देखें, आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO and F2। हालांकि ओरिजिनल इक्वेशन में NO के दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, लेकिन आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू NO। इसका मतलब है कि स्लो स्टेप में एक NO इस्तेमाल होगा, तो यही मैंने लिखा है यहाँ, एक NO और एक F2, और ये मिलकर NOF2 बना रहे हैं इंटरमीडिएट। जैसे मैंने कहा कि फॉर्मूले में सिंपली सम कर दी, और फिर अगले स्टेप में ये NOF2 यानी इंटरमीडिएट कंबाइंस विद अनदर NO, क्योंकि यहाँ दो NO है। पहले स्टेप में एक NO इस्तेमाल हो गया, अब एक NO बाकी है, तो एक NO इस्तेमाल हो गया, दूसरा NO जो है वो इस्तेमाल होगा, तो ये इंटरमीडिएट एक और NO के साथ मिलकर फाइनल प्रोडक्ट 2NOF बना देगा। अगेन आप इन दोनों इक्वेशन का अगर सम करेंगे तो नेट इक्वेशन आपकी वही बनेगी
जो ऊपर ओवरऑल इक्वेशन गिवन। ठीक है जी, क्लियर हो गई ये बात? होपफुली डिजाइनिंग के स्टेप में हमेशा फर्स्ट स्टेप जो होगा वही स्लो होगा। आसानी के लिए यही है, जब आपको मैकेनिज्म आप डिजाइन कर रहे हो तो आसानी के लिए यही है। लेकिन अगर वो टू स्टेप मैकेनिज्म कहता और वो कहता सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, तो फिर आपका सेकंड स्टेप स्लो हो जाता, क्योंकि पहले स्टेप में आप एक इंटरमीडिएट बनाते, फिर सेकंड स्टेप में NO इन्वॉल्व होता। समझ में आई ये बात? मैंने ये कहा कि अगर यहां लिखा होता कि सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO और टू स्टेप मैकेनिज्म शो करना है, तो फिर आप पहले NOF2 मिलाते, इंटरमीडिएट बनाते और ये स्टेप फास्ट कर देते, और फिर अगले स्टेप में NOF2 NO से मिलकर NOF बनाता, ये स्लो हो जाता। तो जब सेकेंड स्टेप स्लो होता तो फिर ये भी आपका रेट में शामिल हो जाता और इंटरमीडिएट वाले रिएक्टेंट भी रेट में शामिल हो जाता। सही समझ गए? ठीक है, तो ये जनाब आपकी कहानी कंप्लीट हुई, नॉट रिलेटेड टू रेट, लेकिन ये के मैकेनिज्म वाला पार्ट मैंने अपनी तरफ से फिनिश कर दिया। इंशाल्लाह अगली क्लास मुझे नहीं पता कि आपकी जो है वो कॉलेज में होगी या जो है वो ऑनलाइन ही होगी। अभी आपके साथ टाइम टेबल मेरे ख्याल में शेयर होगा, जो भी होगा। तो इंशाल्लाह होपफुली आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी सून।